वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज क्लास 9th हिंदी के जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। इन बछेंद्री पाल जी को लेके आए हैं जिनका पाठ का नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। तो किस तरह से एक लड़की ने अपनी शिखर यात्रा को कैसे कंप्लीट किया, सारी चीज़ों को इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सारे लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और बहुत आसानी से इस पाठ को आप लोग समझ सकें। तो बछेंद्री पाल जी का जन्म कब हुआ था इसको जानते हैं पहले। तो 1954 में बछेंद्री पाल जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 1954 में, 1954 में। ओके, तो इसके बाद में हम लोग जानते हैं कि बछेंद्री पाल जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो बछेंद्री पाल जी का जन्म उत्तरांचल के चमोली ज़िले में बम्पा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बछेंद्री अपनी मां हंसा देवी नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान है। बछेंद्री पाल कौन सी संतान थी? तो तीसरी संतान थी। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे। पिता गरीब थे और वह पढ़ाई का जो खर्च होता है उसको उठाने में वह असमर्थ थे। अतः बछेंद्री को 8वीं के आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। 10वीं पास करने के बाद बछेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। बछेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद संस्कृत में एमए और बीएड की शिक्षा हासिल की। बछेंद्री पाल बहुत ही कर्मठी लड़की थी और उन्होंने उसकी इतनी गरीबी के बावजूद भी क्या किया? तो एमए किया और बीएड भी किया। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव से इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने की पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। बछेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। बछेंद्री जो थी उनको जो पहाड़ थे उस पर चढ़ने का शौक़ बचपन से ही था। जब उनका बड़ा भाई उन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था तो उन्हें 6 साल के भाई जो छोटा भाई था वो पहाड़ पर चढ़ने के लिए उन्हें उकसाता था। किसको? तो बछेंद्री पाल जी को। तब बछेंद्री को बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों समझता है कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी बहन नहीं कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की इनकी इच्छा बचपन से ही पूरी होती रही। चूँकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ के नीचे तराई में बसे एक और गांव में। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बछेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी, क्योंकि नीचे से ये लोग ऊपर जाते थे पढ़ने के लिए, फिर नीचे आते थे। इस तरह पहाड़ पर चढ़ाई करनी पड़ती थी। इधर बछेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। फिर से सुनिए, इधर बछेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस करने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। बछेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। बछेंद्री ने इस अभियान में अपना नाम लिखवाया और वो शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बछेंद्री 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। कितने? तो 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह एक दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया। बछेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कमलबद्ध किया है। प्रस्तुत अंश उसी विवरण से ही लिया गया है। ये जो पाठ है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा बिल्कुल उन्हीं की जुबानी है, तो आप एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो प्रस्तुत अंश में उसी विवरण से लिया गया है। यह लोक महर्षक अंश बछेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर
तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। तो इस प्रकार बछेंद्री पाल का जो सामान्य परिचय था कुछ इस प्रकार है, और आगे हम इनके पाठ को पढ़ेंगे, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा को, और इससे बनने वाले प्रश्न आसान कैसे लगते हैं उसको भी जानेंगे, और समझते हुए पढ़ेंगे कि एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा में इन्होंने कितनी कठिनाइयों को पार करके और अपना विजय हासिल किया। तो एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज़ से चल दिया। किसे चल दिया? तो हवाई जहाज़ से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले से ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने के पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। इनके जाने से पहले एक जो दल था वो आगे चल दिया, ताकि वहाँ जो भी कठिनाई वाले रास्ते हैं उसको वह साफ करते हुए जा सके। तमचे बाजार शेरपालैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। फिर से सुनिए, नमचे बाजार शेरपालैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव में रहते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। सागरमाथा के कहाँ है? तो नेपाल में है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। कभी एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ़ का एक फ्लूम देखा। जो बर्फ़ का फूल होता है उसे फ्लूम भी कहते हैं, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज़ हवा से सूखा बर्फ़ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ़ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। जो बर्फ़ का यह ध्वज, जो यह झंडा था, वह 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों से को झेलना पड़ता था। विशेषकर खराब मौसम में यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था। पर्वत पर चढ़ाई करना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ आसपास के, और अगर मौसम ख़राब है तो उस समय वहाँ की स्थिति काफ़ी नाजुक होती है और अच्छी नहीं होती है। ऐसे में लड़कियों को साहस करके, वो बछेंद्री पाल जो थी वो साहस करके चढ़ाई कर रही थी, तो उनको डरने के लिए सब काफ़ी था, जो कि तूफ़ान आने का संकेत दे रहा था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। देखो, अगर कोई हार नहीं मान रहा है तो कठिन से भी कठिन परिस्थिति को पार कर सकता है। तो बच्चों, हमें किसी भी कठिन परिस्थिति को देख के हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। और आज इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलेगी कि हमें कामयाबी मिलती है ज़रूर, अगर हम अपने पथ पर अग्रसर रहें। तो इस प्रकार बछेंद्री पाल ने बिना रुकते हुए वह अपनी चढ़ाई कर रही हैं और बिना किसी से डरे हुए। तो चलिए आगे इस पाठ को और भी पढ़ते हैं। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। बहुत सारे लोग चढ़ाई करते समय बीच में एक्सपायर हो जाते हैं, कुछ दुर्घटना घट जाती है। तो इस प्रकार के उनको दुखद समाचार भी मिला। खम्ब हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। जो उन लोगों का एक दल था उसमें से एक की मृत्यु हो गई और 4 लोग घायल हो गए। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाया अवसाद को देखकर
हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु को आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी पड़ती है। एवरेस्ट की चढ़ाई करते समय मृत्यु भी हो सकती है अगर कोई खतरा आ गया। तब भी जो बछेंद्री पाल जी थी वो बिल्कुल बिना डरे हुए वो अपनी चढ़ाई पूरी की। उपनेता प्रेमचंद को अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे। 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खम्भ हिमपात की स्थिति में हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल के कैंप में एक 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियां बांधकर तथा झाड़ियों से रास्ते चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने यह भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूर से बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट शिखर को देखा था, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं देखा था। तो उसको हमेशा ये आभास हो रहा है कि ये कितनी दूरी पे है। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इनकी अन्य श्रेणियों को भी देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट लोहत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। इस प्रकार बछेंद्री पाल ने ऊपर जाते समय, पर्वत की चढ़ाई करते समय आगे पीछे जो टेढ़ी मेढ़ी नदियाँ थीं उसको निहारते हुए वह देखते हुए जा रही थी। हिमपात पहले आप में एक तरह से बर्फ़ से खंडों को अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें तत्काल ही गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और दरार गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इस प्रकार वहाँ डरने की संभावना बहुत थी, पर हिम्मत ना हारते हुए डरना उनके उसमें जहन में नहीं था और वह आगे बढ़ते जा रही थी। कौन? बछेंद्री पाल। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों को बनाना, लट्ठों और रस्सियों के उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकों कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। तीसरा दिन हिमपात के कैंप 1 तक हम सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप को दे रहे थे। वॉकी टॉकी से क्या था कि वो जानकारी अपने जो कैंप के हेड थे उनको दे रही थी। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थीं। अंगरोजी, लोपसांग और गगन विपसा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7900 मीटर
पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेजनिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। किसका पहला अभियान था? तो ये बछेंद्री पाल जो थी, ये क्या थी, इन्होंने खुद ही कहा कि मैं नौसिखिया हूँ, मुझे अभी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। नौसिखिया मतलब होता है अनभिज्ञ, थोड़ा कम जानकार। तो उन्होंने अपने पहले ही बता दिया था कि मैं अभी इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि कैसे चढ़ा जाता है, उसमें क्या क्या होता है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि मुझे अभी जानकारी सब कुछ नहीं है। तेजनिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। इस तरह उन्होंने ढाढ़स बंधाया कि तुम पहले प्रयास में ही पहुंच जाओगी। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोहत्सके की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलान के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोपसांग तासारिंग मेरे तंबू में थे। एनडी शेरपा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सो गई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर पर पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ के टकराने की नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक ज़ोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी चीज़ मेरे शरीर पर मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। यह क्या हो रहा है? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोहत्सके ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमखंडों, बर्फ टुकड़ों, जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान के नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस-नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। इस प्रकार बर्फ़ का गोला जब उनके बछेंद्री पाल से टकराते हुए नीचे कैंप को तो ख़राब करते हुए जा रहा था, लेकिन सबको चोट बस लगी, किसी को और ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लोपसांग अपनी छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही तेज़ी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था कि मृत्यु। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ के कड़े जमे बर्फ़ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ़ की कब्र से निकालकर बाहर खींच लाने में सफल हो गए। इस प्रकार जो बर्फ़ों से घिरी हुई थी बछेंद्री पाल ने, तो उनके साथ जो सहयोगी थे उनको वहाँ बर्फ़ से जो उनको कठिनाई थी, जो उनसे उनकी मृत्यु हो सकती थी, उसको उन्होंने हटाया। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर चले गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद ने बनाया स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों और हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। वो लड़की जो थी, वो क्या नाम है, बछेंद्री पाल, वो हार नहीं मानने वाली थी। उनके जो हेड थे उन्होंने कहा कि आप क्या यहाँ से वापस जाना चाहेंगी, आप पर्वत पे चढ़ाई नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहती है।
चाहती हूँ। तो आगे देखिए क्या होता है। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुँची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे हुए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर अपना बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने की निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र के बाहर आ रही थी कि मेरी मुलाकात मीनू से हुई, और जब जय अभी कुछ पीछे ही थे। मुझे जय जनेवास पर की चोटी से ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, मगर मुझे किसे भी मिलना था। मुझे किसे भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बछेंद्री? मैंने इस दृढ़तापूर्वक कहा कि मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप में लोहाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए, और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। साउथ कोल क्या है? तो पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगरोध जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। अंगदोर जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ गए थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी। एक ही दिन में साउथ कोल की चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। इसके अलावा यदि अंगदोर जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदोर जी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति उस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर जी और मैं साउथ कोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उस करके काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोर जी एक निश्चित गति के ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। तो दोनों लोग साथ में पर्वत पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए और जाने लगे। जमे हुए बर्फ़ की सीधी व ढलान चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी कि मानो शीशे की चादरें बिछी हों। हमें बर्फ़ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा कि जिससे कि वह जमे हुए बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांते काट सके। मैंने उस खतरनाक स्थलों पर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया। 2 घंटे में कम समय में ही हम शिखर कैंप पहुंच गए। अंगदोर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया नहीं,
जिसे सुनकर वो बहुत आश्चर्यचकित हुए और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि मैं पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहें तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। इस प्रकार दोनों में आपस में बात हुई। लोहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे तो वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई की। लोहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था। किस चीज़ की रस्सी लाया था? तो नायलॉन की रस्सी लाया था। अगर किसी भी पर्वत पर चढ़ना हो तो हम खाने पीने का सामान और भी उतरने चढ़ने वाला सामान हम हाथ में या अपने पीठ पर लाद के चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए अंगदोर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लोहाटू एक हाथ में रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा के बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लोहाटू ने ध्यान दिया कि मैं ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों चारों तरफ उड़ रहे थे, जिससे दृढ़ता शून्य तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंचाई चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा की सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। फिर से सुनिए, जो बछेंद्री पाल थी उनकी सफलता बिल्कुल नज़दीक हो गई और वो उनके खुशी का ठिकाना न रहा। ये वो समय है 23 मई 1984 दिन दोपहर के समय 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। कौन खड़ी थी? तो मैं, बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा होकर अपने आप को बहुत अच्छा महसूस किया। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली वह भारत की प्रथम महिला थी। भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बछेंद्री पाल जी थी और जिसका समय था 23 मई 1984 ईस्वी और दोपहर के 1:07 पर। इस तरह ये भी आपके जीके के प्रश्न हो गए और बहुत सारे इससे जो भी प्रश्न बनेगा बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे। तो ध्यान से इस पूरे पाठ को सुनिए और सुनते सुनते आप इसके क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। आसानी से पेपर में आए हुए जो भी प्रश्न आएंगे उसको आप कर लेंगे। तो लास्ट है, देखिए, एवरेस्ट शृंग की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। उसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने उनको अपने हाथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और उनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे माता पिता का ध्यान आया। जैसे मैं उठी मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं रज्जु नेता अंगदोर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदोर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया, मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम फुलचर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। इस तरह इस समय तक लोहाटू के सामने नेता की एवरेस्ट पर हमें चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब हम हाथ में टॉकी वॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहता हूँ। वे बोले,
कि देश को तुम पर गर्व है और हम तुम। अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। इस प्रकार बछेंद्री पाठ पूरा होता है। जो बछेंद्री पाठ का एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा है, ये पाठ पूरा होता है। और इससे बनने वाले जो भी प्रश्न हैं अब बहुत आसान लगने लगेंगे, क्योंकि जो भी प्रश्न है वो आप आसानी से कर ले जाएंगे। अगर एक बार यह वीडियो सुन ले रहे हैं तो आपको सारे क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेंगे और आसानी से मेरी बातों को सुनते सुनते आप लिख ले जाएंगे। तो अगर आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि ये सुन के उनके सारे क्वेश्चन इससे बनने वाले अच्छे से पूरे हो जाए।